आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें हमारी बॉडी से रिएक्ट करती हैं? नहीं। कोई इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। एंटीजन किसी भी चीज को होने के लिए जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस ही हो। नहीं। कोई कील हो गई छोटी सी, कोई भी पत्थर हो गया, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कोई लोहा है, पिन है, एनीथिंग आपकी बॉडी में कुछ भी जाता है अंदर, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऑपरेशन करते में सीजर्स अंदर रह जाती है, तो वो इम्यून रिएक्शन तो प्रोड्यूस होगा उसके खिलाफ। तो अगर आपके ब्लड में कोई चीज मिल रही है तो वो डायरेक्ट जो है एंटीजन बन रही है। और एंटीजन होने के लिए ये प्रॉपर्टीज लाजमी होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है बहुत, इम्यूनोजीनिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कि इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाली टेंडेंसी हो, मतलब वो हमारे सेल्स को जाके जगा दे कि हाँ ये कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, और उसके ऊपर प्रोटीन लगा होता है और वो नुकसान पहुंचाए हमारी बॉडी को, जाहिर सी बात है। रिएक्टिविटी होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ एंटीजन टू रिएक्ट विद एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से रिएक्शन कर सके। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी से कोई रिएक्शन ही नहीं है और वो एंटीजन कहला रहा है, नो। तो हर जो चीज जो एंटीजन कहलाई जाएगी वो रिएक्ट करेगी और एंटीबॉडी से। जब ही तो वैक्सीन जब आपको देते हैं तो वैक्सीन एक एंटीजन है, हमारी बॉडी में दाखिल होता है और उसका सारा का सारा प्रोसेस होता है, एपीसी बनता है, लिम्फ नोड में जाता है, हेल्पर टी सेल्स, और फिर उसके बी और टी लिम्फोसाइट्स, और पूरी फौज बन रही होती है, सारे सेल्स बनते हैं टी लिम्फोसाइट्स के चारों, और बी लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये एंटीबॉडीज ही बनाने के लिए हम वैक्सीन देते हैं, लेकिन वो एंटीजन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि हमने उसकी पैथोजेनेसिटी खत्म कर दी, हमने उसके जो वायरस है फॉर एग्जाम्पल वो हम किल कर देते हैं उसको, लेकिन उसका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो है उसका वो बरकरार रखते हैं। उसका पेप्टाइड जो है वो जो जुड़ जाता है जाके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में जाता है एंटीजन, लेकिन उसकी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स हम उसके खत्म कर देते हैं वैक्सीन में, दैट्स इट। एंटीजन होने के लिए इट शुड बी अनरिलेटेड टू बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी का ब्लड निकाल के दोबारा आपकी बॉडी में डालते हैं तो कुछ नहीं होगा, हमारी बॉडी की का ही है ना, हमारी बॉडी पहचानती है हमारे ही सेल्स को। एंटीजन जिसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी और रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी का मतलब है एंटीबॉडी से रिएक्शन करने की टेंडेंसी, उसे कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। और एपिटोप तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एंटीजन एक डिटर्मिनेंट जहां से एंटीबॉडी बाइंड करती है, वो एपिटोप है हिस्सा। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई करेंगी एपिटोप को, और जो हिस्सा ये एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी का जो हिस्सा एंटीजन से जुड़ता है उसको कहते हैं पैराटोप। तो एंटीबॉडी का जो हिस्सा एंटीजन से जुड़ेगा वो है पैराटोप, और एंटीजन का जो हिस्सा एंटीबॉडी से जुड़ेगा वो है एपिटोप। एक दूसरे को ये इस तरह, एक दूसरे को नहीं, सॉरी, एंटीबॉडी सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगी, एंटीजन को क्या जरूरत है आइडेंटिफाई करने की। ये बात रिपीट हो रही है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हेल्पर टी सेल सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं पेप्टाइड्स को, इसी वजह से हम एपीसी बनाते हैं, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनाते हैं, क्योंकि एंटीजन लार्ज प्रोटीन है। ये सब आपको बता दिया है पहले डायग्राम बना के। तो ये बात लिखी हुई है जो मैंने आपको वर्बली बताई थी, सिर्फ यहाँ लिखी हुई है और ये रिपीट हो रही है कि प्रोटीन्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं ब्रेक करेंगे एंटीजन प्रोटीन्स को और उनको पेप्टाइड में तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये पेप्टाइड्स जो हैं सरफेस पे आ जाएंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के और सिग्नल देंगे कि हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन के लिए कहाँ जाएंगे, लिम्फ नोड में जाएंगे। बल्कि हेल्पर टी सेल आएगा, इनके साथ जुड़ जाएगा और फिर ये हेल्पर टी सेल्स जाएगा लिम्फ नोड के अंदर, और वहां पे जो है आपका शुरू हो जाएगी बनना किसकी कॉपीज, बी और टी लिम्फोसाइट्स की। तो हेल्पर टी सेल्स जो है वो लिम्फ नोड में नहीं बनेगा। हेल्पर टी सेल्स तो जैसे ही वो एपीसी को देखेगा उसके साथ जुड़ जाएगा और सिग्नल देगा एक्टिवेशन के लिए, या एपीसी आप ये बोलें कि एपी से सिग्नल देगा कि भाई मुझे आके देख लो, मैं जो हूँ तैयार हूँ, एंटीजन आ गया है बॉडी में। अब हेल्पर टी सेल फौरन आएगा इसके पुकारने पे और वो एक्टिवेट हो जाएगा, दैट्स इट। फिर वो लिम्फ नोड में जाएगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बहुत तरह के हो सकते हैं, मैंने आपको डेंड्राइटिक सेल का बताया था, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट भी होते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स,
सेट ऑफ सेल सरफेस, ये प्रोटीन पे होते हैं। सरफेस, सारे के सारे सेल्स की सेल की सरफेस के ऊपर प्रोटीन होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा हैं। लिम्फोसाइट की रिकॉग्निशन, लिम्फोसाइट इन रिकॉग्नाइज या हेल्पर टी सेल्स आप समझ लें, दैट इज ऑल्सो लिम्फोसाइट। वो रिकॉग्नाइज ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि एमएचसी लगा होता है एंटीजन के साथ, एंटीजन प्रेजेंटेशन के साथ। तो सारे सेल्स जो हैं, हम जो भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना रहे होते हैं। दूसरा नाम याद रख लें, हमारी बॉडी में ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन भी कहते हैं इसको, एमएचसी को। तो ह्यूमंस के अंदर, मतलब एनिमल्स में तो एमएचसी होता है ये, और ह्यूमंस के अंदर एचएलए बहुत कॉमन है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन दोनों ही कहते हैं इसे। तो ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के, ये बनाते हैं एमएचसी प्रोटीन। तो बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा था अडेप्टिव इम्यूनिटी में किस तरह से जो है कौन कौन से हमारे पास आर्मी बन रही है, पूरी फौज बन रही है, स्पेशलाइज्ड आर्मी बन रही है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक जो हमारे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से कुछ नहीं हुआ था। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी की टाइप्स हैं कुछ, अब वो देखते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी is divided into active immunity and passive immunity, या आप बोल सकते हैं active acquired immunity या passive acquired immunity। acquired या adaptive एक ही बात है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ, तो है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी दो में डिवाइडेड है फर्दर, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो है दूसरा सबसेट या दूसरी क्लास, दूसरी टाइप जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वो भी इन्हीं इसी तरह नेचुरली या आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी में डिवाइड है। तो नेचुरल और पैसिव देखते हैं क्या होता है। तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोल दीजिए अगर ऊपर एक्वायर्ड की हेडिंग डाली हुई है तो जब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल होता है एक्टिवली, एक्टिवली मतलब जिंदा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव है नेचुरल, नेचुरल के अंदर। जब हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो लाजमी इट शुड बी एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। तो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल या पैथोजन आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं नेचुरली। जैसे आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो ये नेचुरल एक इन्फेक्शन कहलाता है, और उसके खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, और वो जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसकी मेमोरी रिटेन रह जाती है, मेमोरी सेल्स बना उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बना देते हैं आपके, मतलब आपकी बॉडी में इस तरह से इम्यूनिटी बन जाती है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बनती है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है ना। तो हम हम पढ़ रहे हैं इम्यूनाइजेशन होती कैसे है, इम्यूनिटी कैसे बनती है। तो नेचुरली एक्वायर्ड, एक है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव और एक है आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। हमने बात की थी दो हिस्सों में डिवाइडेड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव नेचुरल, एक्टिव नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल और पैसिव आर्टिफिशियल। यहाँ पे देखिए ये नेचुरल है, इन्फेक्शन हुआ गया, आर्टिफिशियल है, हमने वैक्सीन लगा दी। तो ये जो वैक्सीन लगा दी है इसका मतलब है हमने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया है और सिर्फ एंटीजन बच गया है, सिर्फ एंटीजन हमने दाखिल किया, मेमोरी बनी और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसिव में सिर्फ एंटीबॉडीज का जिक्र है। यहाँ पे आपको नेचुरली बाय बर्थ मदर से एंटीबॉडीज मिल रही हैं, आर्टिफिशियली हम एंटीबॉडीज बना के आपके जिस्म में दाखिल कर रहे हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसी के बारे में आगे लिखा हुआ भी है, इसी के बारे में आगे मेंशन है।
ये आपको क्लियर हो गया था। नेचुरली एक्टिव का मतलब है इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी बनी, उसकी मेमोरी सेल बने और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन गई। जैसे कि अगर मीजल्स या चिकन पॉक्स होता है तो आप पूरी हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मम्स किसी को बच्चों को हुए हैं अगर आपको, तो एक दफ़ा हुए होंगे यकीनन बचपन में हर किसी को, और उसके बाद फिर दोबारा नहीं होते, बहुत रेयर है अगर होते हैं तो। आर्टिफिशियल में क्या था? वैक्सीन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इनएक्टिव कर दिए, हीट या रेडिएशन से हमने उसकी पैथोजेनेसिटी मतलब हार्मफुल पार्ट जो था वो हमने उसको मार दिया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मार दिए लेकिन वो एंटीजन रहा बरकरार। तो ये वैक्सीन हमने इस तरह बनती है वैक्सीन। ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर की जाती है, या तो इनएक्टिव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड होते हैं तो वैक्सीन कहलाई जाती है। वैक्सीन इज एन आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ इनएक्टिव और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दिस इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और वैक्सीनेशन में क्या होगा? यही पूरा प्रोसेस होगा जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हुआ था, बस आप बाहर से दे रहे हैं उसको और एंड में आपकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडीज इसके खिलाफ आपकी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, वही बात लिखी हुई है वैक्सीन के बारे में। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है वैक्सीन्स, और अगर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी में, दैट्स इट। वैक्सीन्स जो हैं वो डेड या अलाइव दोनों होती हैं लेकिन अटेनुएटेड होती हैं। अटेनुएटेड का मतलब है हमने आर्टिफिशियली उसकी पैथोजेनेसिटी या पैथोजेंस को बहुत वीक कर दिया है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। या फिर वैक्सीन दूसरी तरीके टॉक्सॉइड के नाम से भी होती हैं। तो जैसे कि टॉक्सॉइड होती हैं, आपकी टेटनस का टॉक्सॉइड लगता है, बहुत कॉमन है। टेटनस को इंजेक्शन, आपको कोई चोट लगती है अगर रोड पे तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है। तो इसमें माइक्रोबियल कंपोनेंट्स होते हैं और लेकिन वो फिर भी वीक होते हैं। टॉक्सिन्स जो हैं वो इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये सीक्रेटेड बाय पैथोजेंस। और ये जो टॉक्सिन्स हैं इससे भी वैक्सीन बनती है। लेकिन जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई भी वायरस है, अगर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है हम उस टॉक्सिन्स को इनएक्टिव कर देंगे लेकिन वैक्सीन बना लेंगे। इसके खिलाफ मेमोरी सेल बनते हैं आपकी बॉडी में। जब कोई भी वैक्सीन लगती है आपको तो एंटीजन आपकी बॉडी में जाता है, मेमोरी सेल्स बनते हैं। मेमोरी सेल्स बनने का मकसद ये है कि इम्यूनिटी परसिस्ट पूरी लॉन्ग टाइम के लिए, पूरी जिंदगी के लिए आपकी इम्यूनिटी बन जाती है उसके खिलाफ। तो अगली दफा जब अब आपके बॉडी में वैक्सीन लगाई, मेमोरी सेल्स बन गए। मेमोरी सेल्स बनने के बाद जो है, अब वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस देख लेते हैं, आजकल बहुत कॉमन है। बायोनटेक वैक्सीन है, फाइजर बना रही है, फाइजर कंपनी। तो वो वैक्सीन अगर किसी को लग गई है, जो क्लेम है फाइजर कंपनी का वो ये है कि ये वैक्सीन अगर लगती है उसके बाद अगर किसी को कोरोना वायरस एंटर होता है बॉडी में, तो कोरोना वायरस जो है वो वैक्सीन जो है एंटीबॉडी बना लेगी कोरोना के खिलाफ। तो एंटीबॉडीज फौरन से उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी, उसको मार देंगी कोरोना वायरस को। तो ये सारा इसका पूरा फिनोमेना है वैक्सीन बनाने का। एग्जाम्पल देख लें, बीसीजी वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। और पोलियो वैक्सीन है, ये ओपीवी के नाम से होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। डिफ्थेरिया की होती है, डिफ्थीरिया पर्ट्यूसिस। टेटनस, ये बच्चों को लगती है। हेपेटाइटिस बी वायरस है, मीजल्स मम्स रूबेला, ये सारे नाम है जो सबको बचपन में लगती है। तो लेट्स टॉक अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है एंटीबॉडी, डायरेक्ट एंटीबॉडी दाखिल करना। एक्टिव इम्यूनिटी में हमने एंटीजन दाखिल किया था, आर्टिफिशियली या नेचुरली। नेचुरली इन्फेक्शन हुआ था और आर्टिफिशियली हमने वैक्सीन डाल दी थी जिसके नतीजे में एंटीबॉडी बन रही थी खुद ब खुद ही। अब हमने बनी बनाई एंटीबॉडी पकी पकाई बॉडी में दाखिल कर रहे हैं। दाखिल नेचुरली है अगर, तो बच्चों को मिल रही है बाय बर्थ, हम सबको बाय बर्थ मिलती है। तो न्यू बॉर्न्स डोंट हैव अ वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम, बच्चों का तो होता नहीं है कोई इम्यून सिस्टम खुद से, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं करता, इसलिए एंटीबॉडीज जो है वो उनकी बॉडी नहीं बनाती और उनको मदर से मिलती हैं सारी एंटीबॉडीज। कौन कौन सी मिलती हैं? आईजीजी मिलती है, आईजीए मिलती है, आईजीएम, बल्कि आईजीजी और आईजीएम मिलती है।
तो ये IgG और IgA है, बिल्कुल M नहीं है, सॉरी। अच्छा ठीक है, मैटरनल एंटीबॉडीज जो हैं ये दे रीच चाइल्ड इन फॉलोइंग वेज। डिलीवरी से पहले मतलब डेवलपमेंट, ये आप कहेंगे प्री नेटल स्टेज पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल एंटीबॉडीज IgG जो कि प्लासेंटा क्रॉस करके बच्चों की मतलब चाइल्ड फीटस के सर्कुलेशन में चली जाती हैं, प्लासेंटा क्रॉस करके या एम्बिलिकल कॉर्ड क्रॉस करके, वो IgG हैं। अच्छा, आफ्टर बर्थ बच्चों को कहाँ से मिल रही है? दूसरी मदर से क्या ताल्लुक है? ब्रेस्ट मिल्क से है। तो कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा। इसी वजह से जो काऊ और बफेलो होती हैं उनका जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं। और जो नेचुरली है, जो लोग वो मतलब लेते हैं, उनको उनमें ताकत भी बहुत होती है और इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। सेम इज द केस विद द एनिमल्स। मेमोरी सेल्स नहीं बनते, क्या जरूरत है मेमोरी सेल बनने की? मेमोरी सेल्स तो एंटीजन के लिए बनते हैं ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, ये तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। तो इम्यूनिटी इसकी शॉर्ट लाइफ होती है। मेमोरी सेल्स जब बनते हैं तो इम्यूनिटी बहुत लॉन्ग होती है, और मेमोरी सेल्स तो हमेशा जिंदा रहते हैं बहुत ज्यादा साल। लेकिन यहाँ एंटीबॉडीज बन रही हैं, हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज देते हैं कुछ बीमारियों में, वो आर्टिफिशियली। तो ये जो मदर से एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं ये हमेशा नहीं रहती, ये इम्यूनिटी इनकी बहुत कम होती है। अच्छा, IgA जो है ये गट म्यूकोजा ये क्रॉस कर लेती है, याद रख लीजिएगा। तो अमूमन क्या होता है, तो ये जो एंटीबॉडीज जो IgA हैं ये गट म्यूकोजा क्रॉस करती हैं। आपके गट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बचपन में, जो कि मदर मिल्क से मिलते हैं। और आपको पता है कि सिर्फ बच्चे जो हैं वो मिल्क पे गुजारा करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज हैं जो गट के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया चला जाए तो उनको भी किल कर देती हैं। और अगर बचपन में या फिर अगर मदर एंटीबायोटिक ले बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, मदर अगर एंटीबायोटिक ले रही है और ब्रेस्ट मिल्क जो है वो फीड करा रही है, या छोटे बच्चों को डॉक्टर कभी कभी एंटीबायोटिक देते हैं, उससे इम्यूनिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं, और फिर एंटीबॉडी उन्हें रिवाइव नहीं करा सकती। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल, मतलब हार्मफुल नहीं, वो अच्छे होते हैं इम्यूनिटी के लिए। और आपके अगर ये क्रॉस करती हैं एंटीबॉडीज तो बहुत सारा एंटीबायोटिक उनको भी किल कर सकती हैं। तो एंटीबायोटिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, आर्टिफिशियल पैसिव में क्या करेंगे? इसमें हम बाहर से हम इसमें देंगे एंटीबॉडीज को। तो अ पर्सन सफर फ्रॉम सिवियर डिजीज व्हेन हिज इम्यून सिस्टम इज नॉट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी कोरोना का पेशेंट है, कोरोना वायरस का, और वो सेहतयाब हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं आजकल, पूरी दुनिया में ही हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, NIBD बना रहा है। हमने क्या किया? प्लाज्मा लिया, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा बनाया उसको, और उसके, आपको पता है, आपने अगर प्लाज्मा, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती ही होती हैं। और जो लिम्फ है, लिम्फ जब प्लाज्मा कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू स्पेस के अंदर जाता है, तो WBCs आ जाते हैं वहां से। तो अगर एंटीबॉडीज हैं तो वो भी आ जाती हैं प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा में, लिम्फ के अंदर। तो हमारे प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती हैं। अब कोरोना वायरस का पेशेंट जो सेहतयाब होता है, हम उसका प्लाज्मा लेते हैं और दूसरे को ट्रांसफ्यूज कराते हैं जो कि बहुत सिवियरली और क्रिटिकली इल है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज दे रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है क्रॉस मैचिंग तो कराते ही हैं हम, वो तो होता ही है। लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा में इतना हमें क्रॉस मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या है लिखा हुआ है? अ पर्सन सफर फ्रॉम सिवियर डिजीज व्हेन हिज इम्यून सिस्टम इज नॉट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। जैसे कि कोरोना वायरस में एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, तो अगर जो कोई सेहतयाब है हम उसका प्लाज्मा लेके लगाते हैं किसी दूसरे को, तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटीबॉडीज हम डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि एंटीजन आए फिर उसका इम्यून सिस्टम बने, मेमोरी सेल्स बने। अब कोरोना वायरस फॉर एग्जाम्पल है, तो इसकी मेमोरी सेल्स तो बन ही नहीं रहे, इसके तो एंटीबॉडीज ही नहीं बन रही हैं। ये रीजन है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो ही नहीं रही है बॉडी में। इसी वजह से जिनके हो रही है, कुछ लोगों की हो रही है, जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं, तो उनके एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से वैक्सीन बनाई जा रही है, ताकि आर्टिफिशियली हम
जो है एंटीजन दें और मेमोरी सेल्स बने इसके, ताकि मेमोरी सेल्स बनाने के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है वैक्सीन बनाने की। इसी वजह से एक्सटर्नल एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटी सीरम की फॉर्म में हम देते हैं। तो एक्सटर्नल एंटीबॉडीज जो है हम एंटी सीरा का वर्ड अगर सुना है तो एंटी सीरा कहते हैं एंटीबॉडीज जो हम देते हैं। एंटी सीरम जो है वो एंटीबॉडीज कंटेन करते हैं उस बीमारी के खिलाफ जिस बीमारी में हम दे रहे हैं। और ये एंटी सीरम जो हम बनाते हैं ये एनिमल्स से भी ले सकते हैं, ह्यूमन से भी ले सकते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं। एक कॉमन एग्जांपल बताती हूँ आपको। आपने हॉर्सेस का नाम सुना होगा। हॉर्सेस से हम बहुत ज़्यादा एंटी सीरा और एंटी सीरम बनाते हैं। तो पाकिस्तान में भी बनती हैं ये, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉर्सेस से हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटी सीरा की टाइप देख लें, रेबीज के खिलाफ होती है, टेटनस के खिलाफ होती है, डिफ्थीरिया डिफ्थीरिया टॉक्सिन है एक जिससे बहुत ज़्यादा खांसी, मतलब ये एक वायरस है। और गैस गैंग्रीन, गैंग्रीन जो है ये भी एक बीमारी है जो कि गैंग्रीन बहुत ज़्यादा डायबिटिक लोगों को हो जाता है। एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट, अगर सांप के काटने से सांप के काटने का तो एक ही हल है, वो है एंटी वेनम। उसके ही जहर से जो हम बनाते हैं एंटी सीरम या एंटीबॉडीज, वो एंटी वेनम कहलाते हैं। एंटीबॉडीज बच्चों वाई शेप की होती है, वाई शेप की होती है, याद रख लीजिएगा। सिर्फ याद रखने के लिए, टू आइडेंटिकल, टू एल शेप इसमें चेन होती है, टू एच चेन होती है, मतलब टू टू एल टू एच, याद रखें बस, दैट्स इट। और पैराटोप ये हिस्सा है जहां से एंटीजन बाइंड करता है और एंटीजन के ऊपर होता है एपिटोप। तो दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है। ये एंटीबॉडीज के नाम है, याद रखने के लिए आप गैडम या गेम्ड इस तरह से रख लें। तो आईजीजी, आईजीए, आईजीजी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं एंटीबॉडीज को। तो ये टाइप्स हैं अलग अलग। इसमें से जो आईजीए और आईजीजी है ये मदर से मिलती हैं, बाकी सब आपको डेवलप होती हैं खुद से आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, आईजीजी के बारे में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई थी वो ये थी कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के नतीजे में ये प्रोड्यूस होती है आईजीजी जो है। एक तो ये मदर से मिलती हैं प्लासेंटा क्रॉस करके, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती हैं। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, प्राइमरी का मतलब है पहली दफ़ा एंटीजन आता है, सेकेंडरी में दूसरी दफ़ा आता है। तो मेमोरी सेल्स नहीं बनते, पहली दफ़ा में बनते हैं। और ये मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है मदर, मदर अगर प्रेग्नेंट है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो आर एच पॉजिटिव है। आर एच पॉजिटिव का मतलब है बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये ठीक है। और अगर जो बेबी है, सही है, इनसाइड द वूम प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका वो आर एच नेगेटिव है, मतलब वो बी नेगेटिव है, और मदर जो है फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव है, या बी, मदर बी पॉजिटिव है और बेबी बी नेगेटिव है, तो ये एक रिएक्शन हो जाता है और इसे कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस ये एक रिएक्शन होता है और मदर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो उसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज बनती हैं मदर के खिलाफ, वो होती हैं आईजीजी एंटीबॉडीज। तो ये इम्यून रिएक्शन होता है एक। आईजीए मैंने आपको बताया था, इस आईजीए जो है इसका दूसरा नाम है सिक्रीटरी एंटीबॉडी। ये सारी बॉडी के सिक्रीशंस में मौजूद होती है। मदर की ब्रेस्ट मिल्क में जो पहला ब्रेस्ट मिल्क है, मतलब जो फर्स्ट टाइम पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब आफ्टर बर्थ, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसके उसमें सबसे ज्यादा होती हैं ये आईजीए। और इसका नाम सिक्रीटरी एंटीबॉडी इसलिए रखा है क्योंकि ये सारी सिक्रीशंस में होती हैं, जैसे सीबम है, स्वेट, सीमेन और टीयर्स, इन सब में होती हैं। अच्छा, और ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं, नोज, थ्रोट और बगल कैविटी की, और यहाँ इन्हीं के सिक्रीशंस में भी होती हैं। इसी वजह से हम, जैसे कि हमें छींक आती है, हमारे नाक से कोई एंटीजेंस अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद होती है एंटीबॉडीज म्यूकस मेम्ब्रेन पे। हमें वहाँ पे स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों मिल रही हैं। अच्छा, इनहेल और हमें जो है प्रोटेक्शन मिलती है, हम कोई एंटीजन पैथोजन इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्शन देती है।
IgD एंटीबॉडी जो है ये बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे होती है। इतना ज़्यादा फंक्शन इसका अभी तक नहीं पता चला है, ये अननोन है बहुत ज़्यादा। IgE एंटीबॉडीज जो है एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होता है तब प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो है एलर्जिक रिएक्शन की जब बात आती है तो ये हिस्टामीन रिलीज कराती हैं, हिस्टामीन रिलीज कराती हैं ये बॉडी में, दैट्स इट। IgM एंटीबॉडी सबसे अच्छा, सबसे अबंडेंट मैंने आपको जो बताया था वो थी IgG। IgG सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे सीरम के अंदर, जबकि जो IgM है, IgM जो है वो हैवी, सबसे हैवीएस्ट है, सही है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है पहली दफा, जब पहली दफा जो हमारी बॉडी में एंटीजन आएगा तब ये प्रोड्यूस होगी। और ये ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी में भी बनती हैं। ABO का मतलब है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव नेगेटिव तो RH फैक्टर होता है, मतलब A B या O, अगर इसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी है, क्रॉस मैचिंग करते हैं हम ब्लड ग्रुप की, तो उसमें ये बनती हैं। मैंने आपको बताया था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की टर्म यूज हो रही थी एंटीबॉडी जब मैं बता रही थी आपको उस वक्त। और मैंने आपको बताया था प्राइमरी मतलब है इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है बॉडी में जब पहली दफा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आपकी बॉडी में दाखिल होता है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दूसरी दफा जब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन दाखिल होगा और आपकी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। ये स्लो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि बहुत टाइम लगता है, एक्टिव इम्यून प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, जैसे कि मैक्रोफेज आते हैं, वो खाते हैं, फिर APC बनाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फिर वो हेल्पर टी सेल्स जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स जो है वो सिग्नलिंग कराते हैं, लिम्फ नोड में जाते हैं, और वहां पे जो है B और T लिम्फोसाइट्स उनको पहचानते हैं, और फिर मेमोरी सेल्स बनते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल बनते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जबकि हमारे पास मेमोरी सेल्स बन चुके होते हैं, तो इसी वजह से फास्ट प्रोसेस है ये। इम्यूनाइजेशन क्या टर्म है? इस इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इम्यूनिटी हम बनाते हैं किसी भी पैथोजन के खिलाफ, मतलब पैदा कराते हैं, इम्यूनिटी हम डेवलप कराते हैं। और कैसे कराते हैं? वैक्सीन के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो था पूरा इम्यूनिटी के बारे में लेक्चर था, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया हो, नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपने पास सवाल लिख के रखें, इंटरेक्टिव सेशन में आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा और आप यकीनन इम्यूनोलॉजिस्ट बन चुके हैं, आप यकीनन इसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह।